दोस्तों आज पेशे सुनहरा जंगल एक और चित्र है। शुरू करते हैं दोस्तों। चंदनगढ़ के राजा प्रताप सिंह का इकलौता बेटा राजकुमार शत्रुजीत बड़ा ही दयालु और नेक इंसान था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। राजकारी में अपने पिता का हाथ बटाने के बाद जब कभी उसे फुर्सत मिलती वह शिकार खेलने के लिए भीड़ जंगलों में जाया करता था। इसी तरह एक दिन राजकुमार से उसे फुर्सत मिली। मुझे शिकार पर जाने की आज्ञा दीजिए पिताजी। कोई काम काज न होने के कारण मैं मन अशांत है। जरूर जाओ बेटा, लेकिन इस बार तुम शिकार के लिए वहां जाओगे तो आसपास के जंगल के सारे भयानक जानवर तुम्हारे हाथों पहले ही मारे जा चुके हैं। सुनहरे जंगल में खूब चर्चा सुनी है पिताजी, अतः इस बार शिकार के लिए वहां जाने की इच्छा है। सुनहरा जंगल, सुनहरा जंगल। फिर इससे पहले राजा प्रताप सिंह राजकुमार को कुछ कहते। क्षमा करिए महाराज। राजकुमार उस भयानक जंगल में जाने की आज्ञा कदापि नहीं न दें। उस जंगल के विषय में बहुत कुछ अच्छी जगह तरह जानते हैं कि इस देश में सैकड़ों लोग वहां जाकर पहले ही अपने प्राणों से हाथ धो चुके हैं। सभी दरबारियों ने महामंत्री की बात का समर्थन किया। महाराज, महारानी, महामंत्री जी ठीक कहते हैं। राजकुमार को सुनहरे जंगल में जाना बिल्कुल उचित नहीं है। हाँ महाराज, सुना है उस जंगल में दुष्ट दुष्ट जादूगर का राज है। वहां जाने वाले प्रत्येक को मौत की घाट उतार देता है और उससे ही कैद कर लेता है। सुनने में यह भी आया है कि वहां वन जीव इत्यादि सभी उस जादूगर के गुलाम हैं, किसी को नहीं भटकने देते। आप ठीक कहते हैं, कह रही हैं। बेट बेटे, मैं तुम्हें खतरनाक रहस्य में जंगल जाने की इजाज़त हरगिज नहीं दे सकता। अच्छा यही है कि तुम स्वयं उस जंगल में जाने का इरादा छोड़ दो। लेकिन पिताजी, मुझे इन अफवाहों पर जरा भी विश्वास नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं सुनहरे जंगल को अधिक खतरनाक और भयानक जंगलों में शिकार करने जा चुका हूँ। कृपा मुझे मत रोकिए बेटे। जानबूझकर हम तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने देंगे। तुम वहां शिकार के लिए हरगिज नहीं जाओगे। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, यह हमारा आदेश है। हाँ बेटा, जिद न मत करो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे इस देश का क्या होगा? तुम तो इस देश की भावी प्रजापति हो। आज्ञा न मिलने से राजकुमार उदास हो गया और अपने कमरे में चला गया। सुनहरे जंगल में आखिर जादूगर का ऐसा क्या रहस्य है जो माता पिता मुझे वहां जाने से आज्ञा नहीं दी? आज यहाँ यहाँ अब दिल नहीं लग रहा। और एक दिन पे दिन बीतते गए। राजकुमार का दिल अभी भी किसी कार्य में नहीं लगता। वह हमेशा सुनहरे जंगल की कल्पना कर में खोया रहता। राजा रानी अब बेटे की उदासी न देखी गई, उनका दिल तड़प उठा। अब क्या, ओह क्या दशा बना ली है इसने। इसकी उदासी देखी नहीं जाती रानी, लेकिन हम मजबूर हैं। परंतु तुम चिंता न करो, जल्दी ही मेरा मित्र चंदन सिंह राजा शिवाकर कुछ दिनों के लिए विक्रम सिंह के साथ सैर तफरी के लिए यहाँ आ रहे हैं। मुझे विश्वास है विक्रम सिंह के साथ राजकुमार का दिल अवश्य बहल जाएगा और वह सुनहरे जंगल जाने का विचार त्याग देगा। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। वे कब आ रहे हैं? शायद 10 या 15 दिन में। और 10-15 दिन बाद चमनगढ़ का राजा अपनी पत्नी के इकलौते पुत्र के साथ बल्लभगढ़ पधारे। आह महाराज, मैं काफी वर्षों पश्चात तुम्हें देख रही हूँ। हृदय प्रसन्न हो रहा है। ओह मेरा भी भाई, मित्र से मिलने का यह मेरा बेटा विक्रम है। प्रणाम चाचा जी, जीते रहो बेटा। और पिताजी, महाराज आपने कहा था आपके बेटे का परिचित भाई शत्रु सिंह से कराएंगे। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मित्र प्रताप सिंह, तुम्हारा लाडला शत्रु सिंह कहाँ है? वह अभी, उसके बारे में क्या बताऊं मित्र, उसके लिए तो हम स्वयं ही चिंतित हैं। फिर राजा प्रताप सिंह ने शत्रु सिंह के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद, यह तुमने अच्छा किया जो उसे सुनहरे जंगल में नहीं जाने दिया। मैंने बहुत सुन रखा है, वहाँ खतरनाक जंगल है
मेरे बेटे ने भी वहाँ जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन तो मैंने मना कर दिया हूँ। तो यहाँ यहाँ भी सुनहरे जंगल का आतंक छाया हुआ है। चाचा जी, भाई शत्रुजीत कहाँ है? हम उससे मिलने के लिए व्याकुल हैं। वह शाही बाग में है, वहीं उदास बैठा होगा। ठहरो, तुम्हारे साथ किसी को भिजवाता हूँ। सुनो दासियों, युवराज को शत्रुजीत के पास शाही बाग में ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। और राजकुमारी दासियां राजकुमार को विक्रम सिंह के लिए शाही बाग में ले पहुंची। ये रहे राजकुमार, ठीक है, अब तुम जाओ, सब जाओ यहाँ से। और राजकुमार विक्रमजीत सुरजीत के पास पूछा, भाई शत्रु, यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आए? मेरी शांति में दखलबाजी करने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे, मैं चंद्रगढ़ का राजकुमार शिवाल हूँ, जो शिवाल जी का पुत्र विक्रम हूँ। ओह विक्रम भैया। विक्रम का परिचय जानकर राजकुमार उदासी दूर हो गई। क्षमा करना भाई विक्रम, मैं झुरझराहट में कुछ ज़्यादा गलत कह गया। तुम्हारी झुरझराहट भी उदासी का कारण जान चुका हूँ भैया। मेरी उदासी का कारण तुम जान चुके हो? वह कैसे? चाचा जी ने मुझे मुख से। ओह भैया, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, मैं भी स्वयं सुनहरे जंगल का कितना जाने की निश्चित रखता हूँ। अपने पिताजी के कारण अभी तक नहीं जा पाया। ओह, तब तो मुझे चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं सुनहरे जंगल में एक बार भ्रमण नहीं कर लूँगा। तो क्यों न हम ऐसा करें, आज ही रात चुपचाप सुनहरे जंगल के लिए निकल चलें। और हमें एक और 11 होते हैं। विचार तो तुम्हारा बुरा नहीं है भैया। तुम्हारे और तुम्हारे और हमारे पीछे हमारे माता पिता का क्या बीतेगी? बीतेगी क्या? समझ जाएंगे कि अपनी उत्सुकता काबू नहीं रख सके, और उन्हें यह जानने कर हमें दोनों साथ गए हैं तो ज़्यादा दुख भी नहीं होगा। फिर हम कुछ दिनों बाद ही वापस लौट आएंगे, तब ठीक है। हम आज ही रात यहाँ से निकल चलेंगे। और फिर दोनों सफ़र की तैयारी योजना बनाने लगे। और उसी रात हमें मार्ग बदल कर सुनहरे जंगल की ओर जाना होगा, वरना हो सकता है हमें तलाशने के लिए चाचा जी मार्ग रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक समझे। चलो, उधर चलो। और दोनों, लेकिन बदकिस्मती जल्दी ही दोनों राजकुमारों को गायब होने का पता सबको चल गया। पूरे राजमहल में हंगामा मच गया। जरूर वे दोनों सुनहरे जंगल गए होंगे। अब क्या होगा? मेरा क्या है मेरा लाल। महाराज जल्दी कुछ कीजिए, यदि दोनों सुनहरे जंगल में प्रविष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ, कुछ करना तो होगा जी। सेनापति, एक काम कीजिए, सुनहरे जंगल में प्रविष्ट होने वाले तमाम मार्गों पर नाकाबंदी करवा दीजिए, और दोनों किसी भी हालत में खौफनाक जंगल में प्रविष्ट ना हो। मैं अपनी मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा करूंगा महाराज। और सेनापति ने प्रताप सिंह की आज्ञा में मुस्तैदी का पालन करते हुए सुनहरे जंगल में प्रविष्ट होने वाले तमाम मार्ग पर नाकाबंदी कर दी। ध्यान से कोई भी जंगल में प्रविष्ट न होने पाए। राजकुमार व शत्रुजित हमारे प्रविष्ट होने पर कोशिश करे तो तुरंत ही पकड़ लिया जाए, और महाराज को की आज्ञा है। ठीक है हजूर। और उधर दोनों राजकुमार तेजी से अपने घोड़े दौड़ाते हुए एक अन्य मार्ग से होते हुए भोर होते ही घाटी में जा पहुंचे। कितना भयानक लग रही है यह घाटी। हाँ भैया, मनुष्य तो क्या, यहाँ पशु पक्षी भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें उत्तर की ओर बढ़ना चाहिए, उसके बाद पश्चिम से होकर सुनहरे जंगल में प्रविष्ट। राजा शत्रुजित अपने वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि यह किसी कराने की आवाज़ है। अरे, ये कराने की आवाज़ कैसी? और कोई मुसीबत में मालूम पड़ता है। हाँ, आवाज़ उस पहाड़ों की ओर से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। और दोनों अपने घोड़े सरपट दौड़ाते हुए उस ऊंचे पहाड़ों में पहुंचे। ओह भैया, वे देखो, किसी दुष्ट ने या दुष्ट ने किया है उनके साथ ऐसा अत्याचार। और हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। ओ विक्रम भाई, तुम नीचे रुको, मैं ऊपर जाकर उनकी मदद करता हूँ, ठीक है?
पर शत्रुजित पहाड़ के ऊपर चढ़ा था कि ओह अगले क्षण ओह यह भयानक राक्षस कहाँ से आ रहा। दूसरे क्षण यदि यह पत्थर ऊपर से गिरा रहा है, असंभव है। उस दुष्ट से निपटने के लिए मुझे ऊपर जाना चाहिए और किसी तरह राक्षस द्वारा फेंके गए भारी पत्थरों से बचता हुआ शत्रुजीत संभल कर ऊपर चढ़ने लगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर, शत्रुजीत की मदद करना। और राजकुमार शत्रुजीत अनंत परिश्रम करने के बाद आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गया। हा हा, अब तुम दोनों भी नहीं बचोगे, तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। हा हा हा। और राजकुमार शत्रुजीत ने बिना भयभीत हुए एक झटके में अपने म्यान से तलवार निकाली। दुष्ट, मुझे खाने के लिए तुझे पहले अपने दांत संभाल कर कहने के साथ ही वह मारा, वो मारा सब भैया, शाबाश भैया। और राक्षस अपनी पीड़ा पर काबू नहीं कर पाया था। हाय मेरी आंख। और एकाक हाथ कटने और आंख फूटने से राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। राजकुमार को पहले के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगा। ए अरे मूर्ख, अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और चट्टानियों को ठोकर बरसाने का शत्रुजित एक स्थान पर छुप गया। यदि यह पागल इसी तरह हाथ पर चलाता रहा तो पूरा पहाड़ छोटे छोटे कणों में, पत्थरों में तब्दील हो जाएगा। दोनों साधुओं के साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। आह आह। और तभी एक व्यक्ति तभी सहसा उसे एक युक्ति मस्तिष्क में आई और अगले ही पल वह पत्थरों की चोट को अपने को बचाता हुआ पहाड़ के अंतिम छोर पर पहुंच गया, जहां से धरती सैकड़ों फुट ऊंची थी। और वह चिल्लाकर बोला, अरे अंधे मूर्ख राक्षस, वहां कहाँ आसपास चला रहा है? यदि साहस है तो बाईं तरफ आगे बढ़, यह यहाँ हूँ। और राजकुमार के व्यंग से राक्षस को अति क्रोध की सीमा ही पार कर गई और भयानक गर्जना करता हुआ राजकुमार की बताई दिशा में आगे बढ़ने लगा। ठहर सुअर, अभी मजा चखाता हूँ। आहा, जरूर, आहा, मजा चखा। और जैसे ही वह गर्जना करता हुआ शत्रुजित पर के पास पहुंचा और उस चोट से राक्षस अपने आप को संभाल न पाया और ऊंचाई से गिरने के पश्चात राक्षस अभी जिंदा था। उफ, नहीं छोड़ूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और परंतु इससे पहले वह धरती से उठ पाता, शैतान राक्षस, अब मेरी तलवार का वार तू कदापि नहीं जिंदा बचेगा। और राक्षस को मारने के पश्चात, भैया अब तुम्हारी इसकी चिंता करना न करो, इसने दम तोड़ चुका है और साधुओं को जल्दी मुक्त करो, ठीक है? और मुक्त करने होने के बाद साधु ने बताया, राजकुमार शत्रुजीत दोनों साधुओं को मुक्त करने में जुट गया। उन साधुओं ने जैसे ही बहुत से लोगों को पकड़कर इसी तरह रख छोड़ा है और एक व्यक्ति को रोज सुबह शाम आहार करता था। ऐसे उन सैकड़ों में से केवल हम दो शेष बचे थे। आज तुम न सही वक्त पर न आते तो कल तक हम भी उसके पेट में पहुंच चुके होते। बेटा, हम तुम्हारा एहसान मंद कभी नहीं भूलेंगे। यह एहसान का बदला हम तुम कभी नहीं चुका सकते। अतः कुछ अमूल्य वस्तुएं हम तुम्हें जरूर देंगे। आओ हमारे साथ। और साधु शत्रुजीत को लेकर पहाड़ के दूसरे किनारे की ओर चल दिए और दूसरी ओर एक गुफा में नीचे उतरने लगे के पश्चात, यह गुफा कैसी है महाराज? बेटा, यह इसी राक्षस की गुफा में रहता है था। और तीनों उस गुफा में प्रविष्ट हुआ। उप, यह क्या? उस अभागे लोगों की अस्थि पिंजर जो उसका भक्षण कर चुका है। और साधु ने एक दीवार पर टंगी एक कुल्हाड़ी और शेर की खाल उतारते हुए बोला, ये दोनों वस्तुएं तुमने अपनी सिद्धियों से प्राप्त की है।
लेकिन इस दुष्ट राक्षस ने हमसे यह छीन ली कर बंदी बना लिया था। बेटा, यह कुल्हाड़ी जादुई है। आदेश मिलते ही यह बड़ी से बड़ी फौज का सफाया कर सकती है और इस काल पर बैठकर मनुष्य अदृश्य हो सकता है और आदेश देने पर यह अपने बैठने वाले इच्छित स्थान पर ले जा सकती है। लेकिन बेटा, इन दोनों वस्तुओं का गलत प्रयोग मत करना, अन्यथा चमत्कारी शक्तियों समाप्त हो जाएंगी। मैं ध्यान रखूंगा महाराज। और फिर दोनों तुम्हारा साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हाँ चलिए। और शत्रुजित दोनों वस्त्रों के भीतर छिपाई और उनके साथ चल पड़ा नीचे कूदकर। अब हमें आज्ञा दीजिए महाराज, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटा, यहाँ तुमने बताया था कि तुम दोनों कौन हैं और कहाँ जा रहे हो। उत्तर में शत्रुजीत ने राजा विक्रम सिंह को बताया कि विक्रम सिंह ने बताओ कि सुनहरे जंगल में जाने का संबंध सारी कहानियाँ सुनाई और सब कुछ सुनने के पश्चात साधु बोला, बेटा उस जंगल के बारे में हमने भी बहुत कुछ सुना है। वहाँ बहुत से लोग का जाना उचित नहीं है, फिर भी तुम जाना चाहते हो तो विपत्ति का के समय हमारी दी हुई वस्तुओं की मदद करेंगी। और फिर साधुओं से विदा लेकर राजकुमार अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। अब दाईं और उत्तरी ओर मुड़ना है, ठीक है। चलते चलते शांत हो गई। अब मुझे भूख लगी है, भूख प्यास सहन नहीं हो रही। तुम्हारे घोड़े भी बुरी तरह थक चुके हैं। हाँ यही ठीक रहेगा। ठीक है, पड़ाव यहीं कहीं सुरक्षित स्थान पर डाल लेते हैं और भोर होने पर फिर आगे बढ़ेंगे। और फिर उन्होंने आगे एक तालाब दिखाई दिया जिसके चारों ओर फलदार वृक्ष थे। वो मेरे विचार आते ही रात गुजारने के लिए काफ़ी उपयुक्त स्थान होगा। हाँ, यहाँ पानी पीने का पानी और खाने के फल हैं। और दोनों ने वृक्षों पर फल तोड़कर भरपूर पेट खाई और फिर तालाब का ठंडा पानी पिया। रात गुजारने के लिए वास्तव में बहुत बढ़िया स्थान मिला है। इतना मीठा पानी आज तक नहीं पिया। और फिर वे अपने घोड़े को बांधा वहीं गहरी नींद सो गए। लगभग आधी रात के समय शत्रुजीत और विक्रम सिंह गहरी नींद सोए थे। तब दोनों के घोड़े के निकट ही पहुंचते ही बंदे घोड़े सहसा जोर जोर से चीखने लगे और वे दोनों जाग गए। अरे ये कौन है? ओ खतरा! परंतु इससे पहले ही राजकुमार उन जंगलियों से मुकाबला कर पाते, उन्हें लंबे कद के साये ने उन्हें बुरी तरह दबोच लिया। अब तुम उठो और अपनी तलवार, इसकी तलवारें। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हम डम राज्य के सैनिक हैं और हमारे देश की सीमा में हो और तुम लोग अतिरिक्त रूप से हमारे देश में घुसकर हमारे कानून का उल्लंघन किया है। ओह! दोनों राजकुमार ने सारा माजरा सम्मति देने लगी। और लेकिन हमने तुम्हारे देश के कानून का उल्लंघन जानबूझकर नहीं किया। हम परदेशी हैं, हमें माफ़ी चाहते हैं। हमें छोड़कर चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम्हें छोड़कर अपनी रानी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। चुपचाप हमारे साथ चलो, रानी के पास चलो, वही तुम्हें फैसला करेगी। ठीक है, हम तैयार हैं, चलो अपनी रानी के पास ले चलो। और सैनिक अपनी कैद में ले प्रसन्नता से उछलते हुए आगे बढ़ गए। शत्रु भाई, ये कैसे विचित्र है डमडम देश। हाँ, देखने से तो बिल्कुल जंगली हैं, लेकिन देश के सैनिक हैं। पता नहीं इनका देश कैसा हुआ, इनकी रानी हमारे साथ कैसा सलूक करेगी। और बोर होते हुए सैनिकों के लेकर उसे देश के डमडम में प्रवेश हुए। पता नहीं कि देश के वासी हैं, जरूर शत्रु देश के होंगे। हमारे इनके कपड़े देखो। वहाँ स्त्री पुरुष और बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य है, सभी कद एक जैसा है, बिल्कुल किसी
मोटे बांस की तरह। अद्भुत, कितना विचित्र देश है इनका। और जल्दी ही सैनिक उन्हें लेकर महल के सामने मैदान में आ गए। और पहले ही भीड़ एकत्रित थी। इन लोगों को उन स्तंभों पर बांध दो, जो आज्ञा। और सैनिकों ने उन्हें तुरंत दोनों राजकुमारों को एक एक गड़े हुए खंभे से बांध दिया। और अजीब किस्म की है, पता नहीं इनकी रानी कैसी होगी। लेकिन कुछ ही समय बीता हुआ, राजमहल से निकलकर एक पतली सी दुबली सी परंतु लंबे कद की औरत सामने आई, सिंहासन की ओर बढ़ गई। उसके साथ कुछ व्यक्ति और भी थे, शायद वे मंत्री और सेनापति थे, दरबारियों आदि थे। महारानी गोलियां जिंदाबाद, महारानी गोलियां मर रहे। ओह, तो यह है इनकी महारानी, अद्भुत देश की अद्भुत महारानी। और जब महारानी उसके साथ लाने वाले की अपने सिंहासनों पर आकर विराजमान हो गए, महारानी की जय हो। ये दोनों मनुष्य हमारी सीमा में अदानिक रूप से प्रवेश कर पकड़े गए हैं। कौन है ये लोग और किस देश में प्रवेश करने की हिम्मत कैसे हुई? शत्रुजीत ने असलियत छुपानी बेकार समझी। हम दोनों चंद्रगढ़ के और हैं राजकुमारी जी, और हम सुनहरे जंगल के लिए जा रहे थे। मार्ग में आदिवासियों ने आपके आदमियों ने हमें पकड़ लिया। सुनहरा जंगल? और सुनहरे जंगल का नाम सुनकर रानी चौंकती हुई चौंक कर देखती। और शत्रुजीत और विक्रम से रहा न गया। महारानी जी, आप इस सुनहरे जंगल के विषय में कुछ भयानक बातें सुनी नहीं है, बल्कि वहाँ के भयानक लोगों को कई बार सामना भी कर चुकी हूँ। ओह, तो आपसे उन लोगों के विषय में अवश्य जानकारी मिल सकती है। लेकिन तुम लोगों के विषय में जानकर क्या करोगे? हम उन लोगों से टक्कर लेंगे और सुनहरे जंगल में आतंक समाप्त कर देंगे। यह कोरी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, उनमें से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब फिर अब आप लोग जिंदा फिर जब तुम लोग जिंदा बचोगे तो उनका मुकाबला करने की सोचोगे। अब हम अभी तुम्हारे देश में प्रवेश किया है और जुर्म मौत की सज़ा देने जा रहे हैं। यह हमारे प्रति अन्याय होगा महारानी जी। फिर भी हमें मारने के लिए बजाय यदि आप हमें जीवन दान दें तो आपके फ़ायदा ही होगा। तुम्हारी बातों से मैं क्या भरोसा, तो हो सकता है तुम भी कोई भेदिए हो। हम पर विश्वास कीजिए महारानी, हमें आपके किसी भी प्रकार का धोखा नहीं होगा। उनकी बातों में सच्चाई की दृढ़ता की अभ्यास पाकर महारानी ने सोच में पड़ गई। और लेकिन इससे पहले कि वे उनके विपक्ष में फैसला सुनाती, भागो भागो, दुश्मनों का आक्रमण हुआ है। और शोर सुनकर वे भगदड़ मच गई। महारानी भयभीत उठी। उफ, फिर आ गई मुसीबत। और यह दुश्मन के आक्रमण से डरकर भाग रही हैं। जरूर दुश्मन अत्यधिक शक्तिशाली होगा। रानी उनके पास पहुंची। जाओ, यदि तुम अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। सुनहरे जंगल के वही भयानक लोग जिसके तुम जिक्र कर रहे थे, वह यहाँ आ गए हैं। रानी उन दोनों को आज़ाद करते हुए महल की ओर दौड़ पड़ी। देखते हैं वह विशाल मैदान जनशून्य होगा और केवल शत्रुजित और विक्रम खड़े थे। क्या विचार है भैया, निकल चले, मौका अच्छा है। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। यहीं आने वाले लोगों को वास्तव में सुनहरी जंगल से संबंध है, उनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन यदि उन लोगों को वास्तव में शक्तिशाली और भयानक हुए तो नियत्ते उनसे किस प्रकार मुकाबला करेंगे? हमारी तलवारें भी पहले उन सैनिकों के कब्जे में ले ली है। शत्रुजित ने अपने कपड़ों में छुपाई एक लाड़ी और खाल निकाली। चिंता मत करो, साधुओं के दी गई कुल्हाड़ी और खाल मेरे पास है। यदि साधुओं का कहना सच है तो आक्रमणी चाहे कितने ही खतरनाक क्यों ना हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, इन वस्तुओं के रहते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वाह, तो इन्हें भूल ही गया था। और फिर वहाँ निस्तरंत भयानक किस्म की आवाज़ें गूंजने उठी। और यह लोग कौन हैं? यही और ये इनकी सवारियाँ, बाप रे, आज तक ऐसा नहीं देखा सुना। और मैदान में केवल सुरजीत और विक्रम सिंह को देखकर
वे लोग अपने जानवरों को उनकी ओर दौड़ा दिया। शत्रु भैया देर न करो, अब कुल्हाड़ी को आदेश दो, वरना ये लोग हमारी बोटी बोटी कर देंगे। ओह! और शत्रुजित ने कुल्हाड़ी को आदेश दिया, हे जादुई कुल्हाड़ी, इन इन दुश्मनों को विनाशकारी हमारे लिए मदद करो। और तुरंत ही कुल्हाड़ी शत्रुजित के हाथ से निकलकर भयानक लोगों की तरफ बढ़ी और कचाक, अरे बाप रे! अब और जल्दी ही वहां लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। बच्चे खुचे भयभीत होकर भाग गए और दुश्मनों के भागते देख दमदम लोगों ने अपने घरों से निकलकर शत्रुजित और विक्रम सिंह की ओर बढ़े और उनके पास पहुंचकर खुशी से नाचने लगे। और महारानी ने शत्रुजित और विक्रम सिंह के पास पहुंचे, अजनबी, वास्तव में तुम दोनों बहादुर बधाई के पात्र हो, साथ में तुम्हारी जादुई कुल्हाड़ी भी पहली विजय की उपलब्धि में हमारे मित्र की ओर हाथ बढ़ाते हैं। धन्यवाद महारानी जी। मैं चाहती हूँ कुछ दिन तुम लोग हमारी मेहरबानी कबूल करो तथा हमारी करने वाले मदद करें, क्योंकि हो सकता है भयानक लोग लौट कर आक्रमण कर दें। हमारे हमारे विचार से वे अब इतनी जल्दी पुनः आक्रमण नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे हम चाहते हैं हम उन्हें इलाके में मुकाबले करें और सबक सिखाएं। क्या आप हमें उन लोगों को सुनहरे जंगल के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? अवश्य। वे सब राजा गुलोल गोकुलू के सैनिक हैं और जादूगर गोकुलू सुनहरे जंगल में दूसरे खौफनाक महल में रहता है, लेकिन उसे मुकाबला करना अति कठिन है। लेकिन तब तक हमारे पास जादुई कुल्हाड़ी और हमारे लिए उनका मुकाबला मुश्किल नहीं है। वह तो ठीक है, लेकिन वह अपनी जादुई शक्तियों बहुत ज़्यादा है। यही नहीं, वह बल्कि उसके पास तरह तरह की विशाल सेनाएं हैं। आप चिंता न करें, हमें बताएं, आपके देश पर किस लिए आक्रमण करना था? उसे अपने नरभक्षी सैनिकों के लिए जानवरों के लिए इंसानों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए आसपास के देशों पर जरूरत पड़ने पर आक्रमण करके इंसानों को जबरदस्ती उठा ले जाता है। और जादूगर गोलुक स्वयं भी नरभक्षी इंसान है, वह इंसानों का मांस और रक्त पीता है। ओह, यह बात है। सभी जानकारी हासिल करने के बाद वह दोनों राजकुमार महारानी से विदा लेकर सुनहरे जंगल की ओर चल दिए। महारानी ने उनकी तलवारें भी लौटा दी और सुनहरे जंगल के खौफनाक महल पर जिस जादूगर गोकुल रहता था, जादूगर उन आदमियों ने लौटकर डमडम देश के साथ बीती अपनी सारी बातें कह सुनाई। स्वामी, हमारी फौज उन दो नौजवानों की जादुई खिलाड़ी का मुकाबला न कर सकी और प्राणों बचाकर मजबूरन भागना पड़ा। युद्ध में हमारे कई सैनिक मारे गए। वो उसकी यह हिम्मत कौन है? वे दोनों कुछ पता चला है। वे चंदनगढ़ की और चंदनगढ़ के राजकुमार है। उसे सुनहरी जंगल का रहस्य जानने के लिए यहाँ आ रही है। और स्वामी, यह मालूम हुआ है कि वे दोनों राजकुमार जंगल के भीतर प्रवेश होते ही देखे नहीं गए और पिताओं ने जंगल के चारों ओर नाकाबंदी करवा रखी है। तो सैनिकों के जंगल के बाहर मौजूद होने के कारण है। हाँ महाराज, हमारे विचार से उनका यहाँ आना हमारे लिए लाभदायक होगा। खामोश मूर्ख, उन दोनों को अपनी गुस्ताखी का सबक मिलना चाहिए और उनके लिए जरूरी है कि जंगल में प्रवेश इसके लिए जरूरी है कि वे जंगल में प्रविष्ट हों। लेकिन स्वामी, जंगल में चारों ओर तो फैले सैनिकों की वजह से उन दोनों को किसी तरह जंगल में प्रविष्ट नहीं हो सकते। जरूर होंगे, उन सैनिकों को वहां से हटाना होगा। और जाओ, तुरंत उन पर आक्रमण कर दो। अपनी सेना और जानवरों के साथ जितना भोजन प्रबंध कर सको करो। जो आज्ञा स्वामी। और ध्यान रहे, एक भी सैनिक जीवित नहीं आसपास होना चाहिए। जैसा ऐसा ही होगा स्वामी। और जंगल के बाहर हजूर, आज पूरे 2 दिन हो गए हैं राजकुमार को गए, पता नहीं चला। ठीक कह रहे हो, वास्तव में कहीं और चले गए हैं।
कभी विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ दिन और यहाँ निगरानी रखनी होगी। हो सकता है राजकुमार यहाँ से दूसरी मौजूद हो, क्या पता इसके लिए यहाँ आकर हमारे यहाँ से हटने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ हजूर, हो सकता है। वो तभी हजूर, वो देखिए, अरे बाप रे, वे लोग शायद हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तैयार हो जाओ और खतरे का बुगल बजा दो। जो क्या? और क्या जादूगर गोकुल अपने उद्देश्य में सफल हो सके? क्या सुनहरे जंगल का क्या रहस्य है? क्या राजकुमार शत्रुजीत सुनहरे जंगल पहुंच सके? क्या जादूगर गोकुल खतरनाक महल की विशेषता थी? उन चारों आग की लपटें क्यों निकल रही थी? देश टमटम की रानी का क्या हुआ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर राजकुमार के खौफनाक महल में आप जल्द ही पढ़ेंगे।